Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. बिना अर्थ बदले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इसमें अर्थ नहीं बदलेगा. आज है रिमूविंग टू शब्द दिया हुआ है, एडवर्ब टू दिया है, उसको हटाना है. एडवर्ब टू को हटाना है. एक्सरसाइज नंबर 5 में आप करोगे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू. जिस सेंटेंस में टू आया रहता है उसके पीछे प्राय इन्फिनेटिव आता है. टू गो, टू कम, टू रीड, टू कैच, टू क्लाइम. तो ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं. आप ये भी कह सकते हो कि हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे. किसमें बदलेंगे? कॉम्प्लेक्स में. एक मेन क्लॉज होगी, दूसरी क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज. चाहे नाउन क्लॉज बने, एडजेक्टिव बने, एडवर्ब बने, उसकी अप्रोच नेगेटिव होती है. आप जानते ही हो, अर्थ को बैलेंस करने के लिए उसकी अप्रोच नेगेटिव होती है. दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में बनता है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी सेंटेंस जिसमें टू आया है उसमें दो क्लॉज आई हों. अधिकांश वाक्यों में दो क्लॉजेज आएंगी. बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं आया होगा तो उसका दूसरा क्लॉज नहीं बनेगा. दूसरा क्लॉज उसी का बनेगा जब टू के साथ क्या आया रहेगा? इन्फिनेटिव. तो आज ये सेंटेंस को ऐसे भी समझो, सिंपल सेंटेंस दिए हैं उसको कॉम्प्लेक्स बनाओ. लेकिन किनका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? जिसमें एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव आया होगा. टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट. अगर माना ये इन्फिनेटिव नहीं आया हुआ है तो वह सिंपल सेंटेंस तो दे ही रखा है, वो सिंपल ही रहेगा. क्लियर? वहाँ पर जब टू को हटाओगे, अकेला टू है उसको हटाओगे, उसके बाद इन्फिनेटिव है नहीं, तो वह बदलेगा एक्सट्रीमली, मच, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जरूरत से ज़्यादा, अत्यधिक, समझ से परे. जरूरत से ज़्यादा के लिए आता है TOO. आज हमें क्या करना है फिर से याद दिलाता हूँ. एक्सरसाइज नंबर 5, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू. एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो. सेंटेंस नंबर 1 दिया है द बॉय इज़ टू टायर्ड टू वर्क. ये सिंपल सेंटेंस है. यहाँ टू आया हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा, एडवर्ब टू, और यहाँ क्या आया है? इन्फिनेटिव. तो इसको जो हम बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. पहला मेन क्लॉज बनेगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा. सबऑर्डिनेट का मतलब वो मेन क्लॉज पर निर्भर रहेगा. उसका अर्थ कैसे बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के बन सकते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिक्वायरमेंट के अनुसार. द बॉय इज़ टू, इस टू को किसमें बदलोगे? सो में. द बॉय इज़ सो टायर्ड, ये हो गया मेन क्लॉज. ये टू को हमने सो में बदल दिया. अब ये मेन क्लॉज हो गया. अब क्या आएगा? दूसरा क्लॉज आएगा. चाहे नाउन आए, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए, कंजक्शन क्या लगेगा? डैट. प्राय डैट के बाद नाउन क्लॉज ही आता है. अब इसमें क्या लेंगे हम? अपने मन से सब्जेक्ट. किसकी बात हो रही है? टायर्ड भी वही है, काम करना भी उसी को है, इसलिए द बॉय के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन ही. ये सब्जेक्ट आएगा. अपने मन से आप सब्जेक्ट लोगे. एक ही आदमी काम करने वाला है तो हम दूसरे वाक्य में उसके लिए द बॉय दोबारा नहीं कहेंगे, प्रोनाउन ही लाएंगे. और उसके बाद अप्रोच क्या होती है? कहा मैंने नेगेटिव. और मॉडल क्या आता है? कैन नॉट, विल नॉट. तो कैन नॉट ज़्यादा अच्छा लगेगा. दैट ही कैन नॉट. यहाँ इज है तो कैन नॉट आएगा, यहाँ वॉज होगा तो कुड नॉट हो जाएगा. दैट ही कैन नॉट. टू वर्क जो था इन्फिनेटिव, इसमें टू को हटा दो, इससे भरू मांग लो, फर्स्ट फॉर्म मांग लो. कैन नॉट वर्क. दैट ही कैन नॉट वर्क, नाउन क्लॉज. द बॉय इज सो, सो क्या? टायर्ड नहीं लिखा मैंने. लो, द बॉय इज सो टायर्ड, मेन क्लॉज. दैट ही कैन नॉट वर्क, सबऑर्डिनेट, नाउन क्लॉज. दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बन रहा है जो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऐसे भी समझ लो. लेकिन हमें करना क्या था? रिमूविंग द एडवर्ब टू. कैसे बनाइए? एडवर्ब टू को हटा के बना.
दो चैप्टर हमारे साथ साथ चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। दूसरा चैप्टर क्या है, एडवर्ब टू को हटा करके नया सेंटेंस बनाना। क्या बन जा रहा है नया सेंटेंस, जहाँ इन्फिनिटिव आया है टू के साथ वहाँ बन जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, नंबर 2, द मैन इज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर। द मैन इज टू पुअर, वो आदमी अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा दीन है, नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर, कि वो तुम्हारे ऑफ़र को स्वीकार न करे। आप कुछ देना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि उसको स्वीकार न करे, इसके लिए तो अत्यधिक दीन है। अर्थात इतना दीन है कि वो तुम्हारा ऑफ़र स्वीकार कर सकता है। ये भी ध्यान दो, यहाँ नॉट आया था, आज तक नॉट नहीं पढ़े थे आपने, आज नॉट आया है तो इसका अर्थ अफर्मेटिव में आता है। जहाँ इन्फिनिटिव दिया हुआ था उसका अर्थ नॉट में आ रहा था, तो यहाँ आएगा क्या, नॉट टू एक्सेप्ट का क्या करेगा कि वो देखो वो आदमी इतना दीन है, इतना गया बीता है कि वो तुम्हारी कही हुई बातों को टाल ही नहीं सकता, शायद ही टालेगा। सुन मारा, क्या कहोगे, द मैन इज सो पुअर दैट ही विल टेक योर थिंग्स, ही विल टेक योर एडवाइस, ही विल टेक योर ऑफर, ही विल टेक मनी फ्रॉम यू, ही विल टेक ए ब्राइब। तो नॉट आया है तो वहाँ अब अफर्मेटिव बन जाता है, नॉट नहीं आता है, नॉट की जगह में क्या आएगा, हम आएगा वाकई। अरे वो सब ले लेगा, वो इतना गया बीता है कि वो सब कुछ ले लेगा तुमसे, तुम 10 रुपये भी दोगे उसको भी हाथ, उसके लिए भी वो हाथ फैला लेगा। यहाँ नॉट आया है तो वहाँ नहीं आएगा नॉट, वहाँ पर अफर्मेटिव में आएगा। ऐसे सेंटेंस तुम्हें रटने पड़ेंगे भाई, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप आसानी से बना लोगे, इसके आपको अलग से कुछ अभ्यास बनाने पड़ेंगे। द मैन इज टू पुअर, मैं फिर बता देता हूँ, नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर का अर्थ हुआ कि वो आदमी इतना गया बीता है, ज़रूरत से ज़्यादा गया बीता है, ज़रूरत से ज़्यादा दीन है। नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर, आपके ऑफर को स्वीकार न करने के लिए। अर्थात क्या हुआ, वो आपके ऑफर को स्वीकार करने के लिए करेगा कि वो, मान लो आपके ऑफर को उसने स्वीकार कर ही लिया, आप कुछ देना चाह रहे हो उसको ले ही लेगा, पकड़ ही लेगा। अरे वो गया बीता है, वो तो पकड़ लेगा। तो क्या कहोगे, द मैन इज सो पुअर। टू हट गया, नहीं हट गया, टू को हटाओगा, हमने टू हटा दिया। अब यहाँ नॉट आया है, अभी तक नॉट नहीं आ रहा था। अब हम कंजक्शन तो लगाएंगे, वही कॉम्प्लेक्स तो बनना ही है उसने, दैट तो लगाएंगे ही, और वो मैनी की बात हो रही है तो उसके लिए हम ही लेंगे प्रोनाउन। अब अभी तक तो हम लिख रहे थे कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, अब यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, बल्कि अरे ले लेगा, वो पकड़ लेगा। दैट ही विल लिख देता हूँ, लो, ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर। मैंने यहाँ पर कैन की जगह में क्या लिखना शुरू कर दिया, विल। आपको भरोसा दिला दिया मैंने, अरे वो आदमी तो इतना गया बीता है कि वो आप जो देना चाह रहे हो, जो कराना चाह रहे हो अपना काम, उसको स्वीकार कर लेगा। ही विल एक्सेप्ट योर ऑफर। नेक्स्ट, नंबर 3, हर हैंड राइटिंग इज टू एलिजिबल फॉर मी टू रीड। फॉर मी शब्द आया है तो फॉर मी का क्या आ जाएगा, फॉर अस, मतलब आई। क्या हो जाएगा, फॉर मी का अगला सब्जेक्ट आई हो जाएगा। हर हैंड राइटिंग इज, टू को हटाओ, सो एलिजिबल, इतनी अस्पष्ट है। हर हैंड राइटिंग इज सो एलिजिबल, हर हैंड राइटिंग इज सो एलिजिबल फॉर मी, दैट लगाओ, और फॉर मी का होगा आई। फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई। फॉर यू का आई या यू, फॉर देम का दे, फॉर अस का वी। फॉर अस हट गया, फॉर मी का मैंने आई लिख दिया। दैट आई क्या, टू रीड है, आई कैन नॉट रीड। उसकी लेखनी इतनी
अस्पष्ट है कि मैं नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, द टीचर स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। ये टू को हटाओ, सो में, तो क्या होगा, द टीचर स्पीक्स सो फास्ट। कंजक्शन क्या लगेगा, डैट। टू बी फॉलोड है तो क्या होगा, अब टीचर तो बोलने वाला है, फॉलो करना है विद्यार्थियों को, यानी हमको या मुझे, तो या तो आई लगाओ या वी लगाओ, या कोई और है लड़का ही लगा दो, या और बहुत सारे लड़के हैं तो दे लगा दो, सी लगा दो, जो भी लिखते हो। द टीचर स्पीक सो फास्ट दैट, चलो अपने कोई मान लो विद्यार्थी, आपकी क्लास है, वी टू बी फॉलोड तो आएगा नहीं, तो किसके लिए आ रहा है, उसके पाठ के लिए आ रहा है, तो वो पाठ के लिए क्या शब्द लाएंगे कि वो लेसन को पीछा करना बड़ा कठिन हो जाता है, उनकी बात को पीछा करना बड़ा कठिन हो जाता है, उनके साथ साथ चलना कठिन हो जाता है, मतलब उनके साथ का मतलब उनके पढ़ाई को पकड़ना, तो इट आएगा, इट कुड, क्योंकि ये पास्ट है ना, यहाँ कहाँ पर है, स्पीक्स है, स्पीक्स है, SPEAKS, दैट टू बी फॉलोड का टू बी फॉलोड ही रहेगा, पैसिव में ही लिखोगे, दैट इट कैन नॉट, पैसिव में बी आता है और थर्ड फॉर्म आती है, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म आ रही थी ना अभी तक वर्ब की, अब यहाँ पर क्या हो, कैन नॉट, बी के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, कैन नॉट बी फॉलोड। ये समझा ही नहीं जा सकता उस पाठ को, इतना तेज बोलता है टीचर कि उसके पाठ को, जो पढ़ाई गए को समझा ही नहीं जा सकता, हम समझ ही नहीं पाते। वी कुड नॉट, मतलब मैं इसको वैसे बना रहा था, वी कैन नॉट फॉलो लिख रहा था मैं, वो कहता है पैसे को पैसे भी रहने दो, तो इसका मतलब है उनका पढ़ाया हुआ पाठ, उसके लिए इट आएगा, इट कैन नॉट बी फॉलोड। ही कैन नॉट बी फॉलोड भी हो सकता है उनको, दैट ही कैन नॉट बी फॉलोड। टीचर के लिए भी आ सकता है, टीचर को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, टीचर की बात को पकड़ ही नहीं पाते हैं, दैट ही कैन नॉट बी फॉलोड, ये भी ठीक है। फिफ्थ, द एक्सीडेंट वॉज टू हॉरिबल, इतना खतरनाक था, इतना डरावना था, टू बी डिस्क्राइब, वर्णन किए जाने के लिए, पैसिव वॉइस में है ये, पैसिव वॉइस ही रहने देना। दुर्घटना है, साइट है, उसके लिए इट ले आना, बहुवचन क्या सिंगुलर क्या। द एक्सीडेंट वॉज सो हॉरिबल, ये टू को हटाओ, द एक्सीडेंट, वॉज आया है यहाँ पर, ध्यान देना, वॉज, टू को हटाओ, क्या होगा, टू को हटा के क्या आएगा, सो हॉरिबल, इतना डरावना था। द एक्सीडेंट वॉज सो हॉरिबल, अब कंजक्शन लाओ, दैट, दूसरी क्लॉज शुरू हो गई, दैट टू बी डिस्क्राइब, मैंने उसका वर्णन, किसका वर्णन नहीं किया जा सकता, दुर्घटना का, तो एक्सीडेंट के लिए क्या आएगा, इट, दैट इट कुड नॉट, अब पैसिव में है तो क्या आएगा, बी, और फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इट कुड नॉट बी डिस्क्राइब, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, दुर्घटना इतनी ज़्यादा जटिल थी, इतनी ज़्यादा डरावनी थी, तो यहाँ वॉज आया था, तो इस वॉज के लिए मैंने क्या कर दिया, वहाँ कुड नॉट लिख दिया। नंबर 6 में क्या दिया है, द शॉपकीपर इज़ टू क्लेवर टू बी डिसीव्ड, दुकानदार बहुत ज़्यादा चालाक है धोखा दिया जाने के लिए, यानी इतना चालाक है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। द शॉपकीपर इज़ सो क्लेवर, ये टू को बदल दो सो में, ये हो गया आपका एक क्लोज, मेन क्लोज। अब दूसरी क्लोज बनेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या आया हुआ है, इन्फिनेटिव आया है, तो दूसरी क्लोज बनेगी, डैड लगेगा, अब सब्जेक्ट क्या आएगा, द शॉपकीपर, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता,
तो क्या होगा शॉपकीपर के लिए? ही। दुकानदार के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे? ही। टू बी डिसीव्ड का मतलब ही कुड नॉट बी। अरे इज है तो क्या होगा? ही इज, सॉरी, ही कैन नॉट बी। कैन नॉट बी डिसीव्ड, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। द शॉपकीपर इज सो क्लेवर दैट, तो लिखा ही नहीं है, क्या हो जा रहा है? दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, द बॉय इज टू आइडल टू फिनिश दिस वर्क। लड़का बड़ा सुस्त है, लड़का बड़ा ढीला ढाला है टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को समाप्त करने के लिए। अर्थात लड़का इतना ढीला ढाला है कि इस काम को समाप्त कर ही नहीं सकता, ये अर्थ हुआ इसका। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा हूँ, द बॉय इज सो आइडल, ये टू को बदल दो। लो, सो में डाल दिया मैंने, आइडल। द बॉय इज सो आइडल, ये सो में बदल दिया मैंने। मेन क्लॉज आ गई, कंजक्शन लगाओ, दैट। क्यों लगाया हमने? क्योंकि इन्फिनेटिव आया था इसके साथ, देखो ये टू फिनिश। कौन? टू फिनिश दिस वर्क, कौन है फिनिश करने वाला? यही लड़का है, द बॉय, जो सुस्त है। तो इसके लिए क्या लाओगे? प्रोनाउन ही। द बॉय नहीं लिखोगे, ही कैन नॉट फिनिश दिस वर्क, इन्फिनेटिव को बदल दो, उसके वर्ब ले लो केवल, दैट ही कैन नॉट लगा दो, ही कैन नॉट फिनिश दिस वर्क। लड़का इतना ढीला ढाला है कि वो इस कार्य को फिनिश कर ही नहीं सकता। दैट ही कैन नॉट फिनिश दिस वर्क, नाउन क्लोज, दोनों मिलकर के एक वाक्य बना, क्या कहलाएगा वो वाक्य? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, लेकिन आज अभ्यास में दे रखा है कि इस एडवर्ब टू को बदलो और वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करो, नया वाक्य बनाओ, तो ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? द हॉस्टल इज टू डर्टी, हॉस्टल इतना गंदा है, फॉर अस, हमारे लिए। तो फॉर अस को चेंज करोगे, क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरी क्लॉज में क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा। फॉर अस का क्या हो जाएगा? वी। फॉर देम का दे, फॉर मी का आई, फॉर यू का यू। द हॉस्टल इज सो डर्टी, इस टू को बदलो। द हॉस्टल इज सो डर्टी, ये टू को हमने किस में बदल दिया? सो में। द हॉस्टल इज सो डर्टी। अब नई क्लॉज लाओ, कंजक्शन लो पहले, दैट। हमेशा शो के बाद दैट आता है कंजक्शन। क्या होता है? फॉर अस लिखा है तो हम लोग नहीं रह सकते इसमें जी, तो फॉर अस का क्या हो जाएगा? वी। ये अब नया सब्जेक्ट बन गया, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट बनाए। अब है टू लिव इन है तो कैन नॉट लिव होगा, नहीं रह सकते भाई ऐसे गंदे में। दैट वी, देखो वाक्य को बैलेंस करने के लिए ये वाक्य नेगेटिव बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, दूसरा वाक्य, दैट वी कैन नॉट लिव। अब इन नहीं आएगा, अगर इन लाते हो तो फिर इट भी लिखना पड़ेगा इस हॉस्टल में। दैट वी कैन नॉट लिव इन दिस हॉस्टल, क्या ज़रूरत है? द हॉस्टल इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट लिव, कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से आज हमने एडवर्ब टू को हटा करके क्या बनाया आपने? एडवर्ब टू को हटा करके आपने नया वाक्य बनाया। मैं इतना ही कह देता हूँ, दूसरे अर्थों में कह सकता हूँ सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बनाया, बस ये भी समझ लो। तो ये पार्ट कितना समझ में आया आपके? ये चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का बेस है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके आगे जा कर के काम आती हैं, विशेषकर ऐसे बच्चे 9th-10th के जो एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे, सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे, बैंक पीओ की, है ना, और या ग्रेजुएट लेवल का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है,
तो वहाँ पर तो MCQ पैटर्न पर आता है। और ये रूल्स अगर आपको आ गए तो आप MCQ पैटर्न में तो सपोर्ट मिलते हैं, 4 विकल्प दिए रहते हैं, 4 अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव चुनना होता है, तो आपके लिए वो बहुत ही चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। तो कितना समझ में आया, कितना आप समझ पा रहे हो, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दो। और यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और इस चैनल को स्कूल ऑफ ग्रामर, जो मैंने अपने 35 साल के अनुभवों से तैयार कर रखा है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।